हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा मैंने बताया था कि पहला स्लाइड मैं रखूँगी जिसमें कंटेंट होगा कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, डेफिनेशन ऑफ फेज एंड फेज चेंज। नेक्स्ट, हीट ट्रांसफ़र विद द चेंज ऑफ फेज एंड ओवरव्यू ऑफ लेटेंट हीट। तो एक एक करके हम लोग ये सारा टॉपिक कवर करेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड। सो लेट्स गो। अब बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि फेज और स्टेट ऑफ मैटर सेम चीज़ है। नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टेट ऑफ मैटर, अभी आते हैं मैटर पे, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है, हर एक स्टूडेंट के लिए है, तो मैं बेसिक से समझाऊंगी। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई स्पेस ले, उतना पर्टिकुलर स्पेस ले एंड हैज़ सम मास, तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर। अब ये कन्फ्यूजन होता है कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है। तो ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, यहाँ तक तो सही है, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। कैसे? फेज इज मोर स्पेसिफिक टर्म, एज अ सिंगल स्टेट ऑफ मैटर कुड हैव मल्टीपल फेजेस। ठीक है, एक सिंगल स्टेट ऑफ मैटर में, सपोज सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, उसमें मल्टीपल फेजेस हो सकते हैं। कैसे? मैंने बताया था कि एग्जाम्पल से आपको सब क्लियर होगा, तो एग्जाम्पल सबका करो। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ पढ़ो। एग्जाम्पल क्या है? मिक्सचर ऑफ एनी टू लिक्विड, कोई भी टू लिक्विड हो या ऑयल वाटर हो या दो लिक्विड हो जो इमिसिबल हो। इमिसिबल मतलब वो मिक्स नहीं होगा, एक दोनों में मिक्स नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या होगा? स्टेट ऑफ मैटर तो एक ही रहेगा, जो होगा लिक्विड, हमारे एग्जाम्पल में जैसे लिक्विड, लेकिन फेज जो होंगे वो दो हो जाएंगे क्योंकि दोनों इमिसिबल है। तो आपको समझ में आया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो इसको सोचना। व्हेन मैटर शिफ्ट्स फ्रॉम वन फेज टू अनदर, जब मैटर शिफ्ट होता है एक फेज से दूसरे फेज में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ फेज। सिंपल सा फंडा है कि चेंज ऑफ फेज बोलते हैं। उसका क्लासिक एग्जाम्पल जो सबको समझ में आएगा तो वो है आइस वाटर में कन्वर्ट होता है एंड वाटर फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, फेज एंड फेज चेंज, क्योंकि बेसिक्स आपका क्लियर होगा तभी आप आगे समझ पाओगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ओके, अब हीट ट्रांसफ़र से कैसे अब रिलेट करेंगे? ये जो मैंने बताया अभी सारा बेसिक्स, वो हीट ट्रांसफ़र से कैसे रिलेट करेंगे। हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा? विद द चेंज ऑफ फेज, फेज चेंज के साथ। तो कैसे होगा? हीट ट्रांसफ़र इन विच फेज चेंज अकर्स विदाउट चेंज इन टेम्परेचर और एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो विथ चेंज ऑफ फेज हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा? सेम टेम्परेचर पे होगा। फेज चेंज इट अकर्स मतलब वो होगा विथ ऑन सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे होगा, या कह सकते हैं विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर। अभी मैं बताती हूँ आपको विथ एग्जाम्पल। फेज चेंज अकर्स, अब बोलेंगे कि जब टेम्परेचर ही नहीं चेंज हुआ तो फिर हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फेज चेंज अकर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट से होगा। जैसे आप सोचो कि मेल्टिंग, आपने आइस रखा, आपने फ्रिज से आइस निकाला और आपने टेबल पे रखा, तो वो उसी सेम टेम्परेचर पे, उसी रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा। उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एट सेम टेम्परेचर होगा, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने घटाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेल्टिंग खुद होगा। ठीक है, फ्रीजिंग, अब सेम, अगर वाटर आपने, एक फ्रिज का टेम्परेचर तो एक ही रहता है, आपने सेट कर दिया 17 डिग्री सेल्सियस और अब आपने फ्रीजिंग के लिए डाल दिया वाटर को, तो वो सेम टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होगा, फ्रीजिंग होगा। ठीक है, नाउ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, जब वेपर फॉर्म होता है वाटर का, तो क्या होता है? एक सेम टेम्परेचर पे हम लोग रखते हैं बर्नर के ऊपर लिक्विड, और लिक्विड को हम लोग वेपराइज करते हैं, तो वो एक सेम टेम्परेचर पे होता है, वहाँ पे हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो ये वेपराइजेशन रुकता नहीं है, वो वेपराइजेशन होता रहता है। तो कहीं कहीं हीट रिक्वायर्ड होता है, कहीं हीट इवोल्यूट होता है। कंडेंसेशन,
कंडेंसेशन में क्या करते हैं, अब सपोज एसी का टेम्परेचर है, हमने एक सेट कर दिया उस टेम्परेचर को, अब वो क्या करेगा, वेपर को लेगा एंड उसको कंडेंस करेगा। जो हमारे रूम में वेपर है, वाटर वेपर है, उसको लेके वो फिर उसको कंडेंस करेगा, कंडेंस करके वो वाटर में कन्वर्ट करेगा वाटर वेपर को। तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम लोग एसी का टेम्परेचर सेट कर देते हैं। ये डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है। इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो मेल्टिंग समझ में आ गया। मेल्टिंग इज बिकॉज ऑफ, इसमें मेल्टिंग में क्या होता है, वो हीट ले करके और मेल्ट करता है। ठीक है, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, तो आप देखो कैसे उसमें हीट इवोल्यूट हो रहा है या हीट रिक्वायर्ड हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट के कारण ये फेज चेंज होगा। ठीक है, इन सारे एग्जाम्पल्स को देख लो एंड एक बार एक्सप्लोर भी करना। नेक्स्ट, अब कैसे होगा एब्जॉर्प्शन। अब ये जो हीट जो इवोल्यूट हो रहा है या रिक्वायर्ड हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं फॉर अ फेज चेंज, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट इज द हीट विच इज रिक्वायर्ड और इवोल्यूटेड फॉर द फेज चेंज, ठीक है, इज नोन एज लेटेंट हीट। तो ये क्या है, लेटेंट हीट। अब कैसे करता है वो, ठीक है, हीट से करता नहीं है, टेम्परेचर हम उसको प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं, तो वो किस तरह से फेज चेंज करेगा विद हीट ट्रांसफर। विदाउट हीट तो कैसे करेंगे हम लोग, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा रहे हैं, सेम ही टेम्परेचर पे रख रहे हैं। तो ये करेगा, लेटेंट हीट रीअरेंजेस द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड ओवरकम्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर द फेज ट्रांजिशन टू अकर। अब वो क्या यूज कर रहा है यहाँ पे वो रीअरेंज करेगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, किसी भी एक चीज़ का, जैसे आइस का एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसको रीअरेंजमेंट, उसके रीअरेंजमेंट के थ्रू वो उसका फेज चेंज करेगा। ठीक है, वो ओवरकम कर देगा उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, जैसे कि वो एक पर्टिकुलर फेज में है, जिसके कारण जिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण वो एक पर्टिकुलर फेज में है, उसको वो चेंज कर देगा, उसको ओवरकम कर देगा और फिर वो फेज ट्रांजिशन होगा। तो होप कि आपको सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें पता चल गई होंगी वन बाय वन। ठीक है, तो लेटेंट हीट, तो इन सभी चीज़ों पे आपको एक्सप्लोर करना है। एक बार देख लो इसका डेफिनेशन। नाउ असाइनमेंट 2, आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, सोचना है व्हाट इज मेंट बाय फेज एंड फेज चेंज। सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, तो आप देखिए व्हाट इज मेंट बाय फेज एंड फेज चेंज। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हीट ट्रांसफर विथ फेज चेंज इन डिटेल्स। ठीक है, डिफाइन लेटेंट हीट। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप दे दो। इस लेक्चर में आपने जो पढ़ा है आप समझ लेना कि वो आपने समझ लिया है पूरी तरह से। अब जब मैं बोलती हूँ एक्सप्लेन, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एक्सप्लेन में मैं क्या लिखूंगा, तो एक्सप्लेन में आपको पूरी तरह से उसका डिटेल्स लिखना है विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। स्मार्ट आर्ट यूज़ करना मत भूलो, मैं बार बार बोलती हूँ स्मार्ट आर्ट यूज़ करो। स्मार्ट आर्ट मतलब जैसे प्रोसेस है तो उसका एक पर्टिकुलर डायग्राम बना दिया, वेल लेबल्ड, वेल कैप्शन डायग्राम बना दिया, तो वो एक अट्रैक्टिव लगता है एंड एग्जामिनर को एक बार में समझ में आता है कि ओके इसको ये नॉलेज है। पैराग्राफ में अगर आप लिखोगे, आपको नॉलेज भी है, फिर भी हो सकता है कि वो फ्रूटफुल ना हो, तो आपको लगेगा कि मैंने तो सब लिखा था बट फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिले, तो ये कारण होता है। तो आप पैराग्राफ को अब छोड़ के पॉइंट वाइज लिखो, लिस्टिंग करो, स्मार्ट आर्ट यूज़ करो एंड वेल कैप्शनड और वेल लेबल्ड डायग्राम या टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो दिस विल गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन। ओके, दिस विल लीव अ वेरी गुड इम्प्रेशन। तो ये करना स्टार्ट करो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो
एक्सप्लोर करो, ठीक है, वर्क हार्ड, थैंक्स अ लॉट।